उसकी नेबरिंग हमेशा उस मिनिमा से ज़्यादा होगी। ठीक है, ये तो था कि अगर आपके पास सिर्फ एक वेरिएबल हो। इन केस ऑफ मोर देन वन वेरिएबल के, अगर आपकी प्रॉब्लम में मोर देन वन वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल 2 डायमेंशनल है, देन उसके लिए भी हमारा सेम प्रोसीजर है। देखिए अगर आपकी प्रॉब्लम में दो वेरिएबल्स हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर फंक्शन है एफ ऑफ x1 x2। ठीक है, फंक्शन में दो वेरिएबल हैं, देन इसका मतलब ये है कि जो भी इसका मैक्सिमा होगा उसकी x1 और x2 की कोई स्पेसिफिक वैल्यू होगी। ठीक है, x1 x2 की स्पेसिफिक वैल्यू होगी उस मैक्सिमा के लिए। ठीक है, तो आपने ये चेक करना होगा कि जो भी x1 x2 की वैल्यू है उस वैल्यू के ऊपर जब फंक्शन को इवेलुएट करेंगे, देन वो जो आंसर आएगा वो ग्रेटर होगा एज़ कम्पेयर टू इट्स नेबरिंग। ठीक है, x1 प्लस एच एंड x2 प्लस के। एच और के क्या है, इंक्रीमेंट्स है इन दैट फंक्शन की इन वैल्यूज़ में। ठीक है ना, तो x1 x2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू अगर ग्रेटर आ रही है एज़ कम्पेयर टू इट्स नेबरिंग, दैन इसका मतलब यह है कि x1 x2 के ऊपर फंक्शन क्या है, मैक्सिमम हो रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर सेम फॉर मिनिमाइजेशन के, अगर आपके फंक्शन की वैल्यू किसी स्पेसिफिक x1 x2 के लिए लेस हो रही है एज़ कम्पेयर टू इट्स नेबरिंग, देन इसका मतलब यह है कि फंक्शन की वैल्यू उस x1 और x2 के ऊपर क्या है, मिनिमम हो रही है, मिनिमाइज हो रही है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर यह भी है कि अगर आप डिफरेंस लें उस x1 x2 का फंक्शन की वैल्यू फंक्शन के ऊपर, ठीक है, और उसके नेबरिंग का, देन उसको स्पेसिफिक कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, और उसका सैम्बल भी जो है सेम होना चाहिए नेबरिंग का और मैक्सिमम पॉइंट के डिफरेंस का। ठीक है, अगर ऐसा है देन इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कोई ना कोई एक्सट्रीम एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अगर डिस्टेंस, अगर ये डिफरेंस सेम नहीं हो रहा, मतलब डिफरेंस की वैल्यू बार बार बढ़ रही है, बिल्कुल आपने ये माइनर सा डिस्टेंस लेना होगा। ठीक है, इंक्रीमेंट बिल्कुल माइनर सा हो और आप जब डिफरेंस निकालें तो वैल्यू बार बार अल्टर कर रही है। ठीक है, कांस्टेंट नहीं है और सिंबल भी बार बार चेंज हो रहा है, देन इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कोई एक्सट्रीमा नहीं है, बल्कि वो क्या है, सेटल पॉइंट है। ठीक है, इफ़ द फंक्शन वैल्यू इज़ नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, देन सच अ पॉइंट इज कॉल्ड सेटल पॉइंट। ठीक है, उसके बाद कुछ डेफिनेशंस हैं, ये आपके आउटलाइंस में नहीं है, इसको मैं कहूँगी इग्नोर कर दें। ठीक है, उसके बाद ये देखते हैं टेस्टिंग इफ़ अ सेट इज़ कन्वेक्स और कनकेव। पहले पढ़ चुके हैं कन्वेक्स और कनकेव रीजन को। ठीक है, कि क्या करना होगा अगर आपने चेक करना है कि आपका सोल्यूशन कन्वेक्स है या कनकेव है, उसके लिए क्या करना होगा, आप एक सोल्यूशन रीजन जो भी है सोल्यूशन रीजन उसको डिफाइन करें। ठीक है, उसकी बाउंड्रीज़ को डिफाइन करें, देन क्या करें, बाउंड्रीज़ के अंदर दो पॉइंट्स ले और उसको मिला दें बाय स्ट्रेट लाइन। देखें यहाँ पर स्ट्रेट लाइन से मिले हुए पॉइंट्स, तो इन पॉइंट्स को मिलाने से अगर वो लाइन उस रीजन के अंदर इंक्लूड कर रही है, देन इसका मतलब यह है कि जो आपका सोल्यूशन है वो क्या है, कन्वेक्स है। ठीक है, अगर पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन आई है वो आउट ऑफ द रीजन है, देन इसका मतलब यह है कि जो आपका सोल्यूशन है वो क्या है, कनकेव है। मिसाल के तौर पर देखिए यहाँ पर ये डिफरेंट रीजन्स दिए गए हैं, ये सारे के सारे कनकेव हैं और ये सारे के सारे कन्वेक्स हैं। ठीक है, आते हैं अब आज के मेजर टॉपिक की तरफ, कंसिस्टेंसी की तरफ। देखें जब भी हम प्रॉब्लम्स को हल करते हैं, सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस इक्वेशन, चाहे वो लीनियर हो चाहे नॉन लीनियर हो, ठीक है, हमारे पास कॉन्स्टेंट्स होते हैं। कॉन्स्टेंट एक भी हो सकता है और मोर देन वन भी हो सकते हैं। ठीक है, और कॉन्स्टेंट इक्वालिटी टाइप के भी हो सकते हैं और इनइक्वालिटी टाइप के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आप कॉन्स्टेंट प्रॉब्लम्स को हल करते हैं तो हम उसको हल करने के लिए जो बेस्ट मेथड है वो क्या होता है, मैट्रिक्स मेथड होता है। कि हम क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसको ईजिली हल करते हैं बाय यूजिंग एनी ऑफ द मेथड रिटन हेयर। गास जॉर्डन मेथड यूज़ कर ले, आप क्रैमर रूल यूज़ कर ले, मैट्रिक्स इन्वर्जन यूज़ कर ले, गास सीडल आइट्रेशन मेथड या एलयू डिकम्पोजिशन, जो भी आपको इजी लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अलजेब्रिक मेथड्स भी हैं, सिंप्लेक्स मेथड, डायनामिक्स प्रॉब्लम्स भी हैं और कुन-टुकर कंडीशन, ये भी आप पढ़ेंगे। डुअल मेथड्स भी हैं, ये भी फर्दर आप पढ़ेंगे। ठीक है, ये वाले पढ़े हुए हैं और ये जो नए मेथड्स हैं ये अभी आपने आगे पढ़ने हैं। तो ये है कि जब भी आप मैट्रिक मेथड से प्रॉब्लम्स को हल करते हैं, देन उसमें ये होता है कि आपने अपनी प्रॉब्लम को चेक करना होता है कि क्या इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। ठीक है, अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है देन हम उसका प्रॉब्लम हल कर देन हम उसका एक्सट्रीम पॉइंट्स फाइंड करते हैं। अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता देन उसके मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो चेक करना होगा कि प्रॉब्लम जो है वो कंसिस्टेंट है या नहीं। उसके लिए तीन पॉसिबल केसेस है कि फर्स्ट ये है कि आपका जो भी प्रॉब्लम है आप उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करें। ठीक है, उसका ऑगमेंटेड मैट्रिक ए बी बनाएं। दिस इज़ नॉट द प्रोडक्ट ऑफ ए बी, दिस इज़ द पार्टीशन ऑफ ए विद बी। ठीक है, आप क्या करें, इन दोनों रैंक निकालें। ठीक है, पार्टीशन मैट्रिक ए बी का रैंक निकालें और मैट्रिक ए का भी रैंक निकालें। ठीक है, देन रैंक निकालने के बाद आप देखिए अगर दोनों का रैंक नॉन इक्वल है, अनइक्वल है, देन इसका मतलब ये है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता और प्रॉब्लम क्या है, इनकन्सिस्टेंट है। ठीक है, अगर रैंक ऑफ ए इक्वल है रैंक ऑफ पार्टीशन मैट्रिक ए बी, देन इसका मतलब यह कि कंसिस्टेंट है और इसका यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है।
ठीक है। थर्ड केस ये है कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी बट लेस देन एम। एम इज़ द नंबर ऑफ इक्वेशन। फ़र्ज़ करें अगर 3 इक्वेशन है तो रैंक दोनों का बराबर आना चाहिए, या तो 1 हो या 2 हो या 0। ठीक है। देन उस सूरत में भी सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है बट इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ठीक है। सोल्यूशन मोर देन 1 होंगे, यूनिक नहीं होगा। ठीक है ना। तो मतलब क्या हुआ, इसका कंसिस्टेंट कब होगा, जब सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और इनकंसिस्टेंट जब सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। इसको आप मज़ीद एग्जांपल से देखेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद कुछ डेफिनेशंस हैं, ये आपकी पढ़ी हुई है, आप इससे ऑलरेडी फैमिलियर है, इसको देख लीजिएगा खुद ही। प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। देखिए हमारे पास ये प्रॉब्लम है। ठीक है। 3 इक्वेशंस हैं। करना क्या है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि इक्वेशन को कन्वर्ट कर दें मैट्रिक्स फॉर्म में। देखिए ये ए मैट्रिक एक्स और बी, और मैंने क्या कहा था कि ए और बी की पार्टीशनिंग कर दें। ठीक है। ये बन गया ऑगमेंटेड मैट्रिक पार्टीशनिंग ऑफ ए एंड बी, और उसके बाद आपने रैंक निकालना है। ठीक है। जब आप इसका रैंक निकालेंगे, ठीक है, तो उसी से इसको कंपेयर करना होगा। आपने करना क्या होगा, इसको रैंक निकालने के लिए इसको कन्वर्ट कर दें एचलॉन फॉर्म में। देखें एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद देखें यहाँ पर क्या बन गया, 0 इज इक्वल टू -95। ऐसा है ना, जब इसको आप इक्वेशन की फॉर्म में राइट करेंगे तो ये आएगा 2x1 + 6x2 इज इक्वल टू -11, 2x2 - 6x3 इज इक्वल टू 30, और 0 इज इक्वल टू -91, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना। 0 इक्वल टू -91 इज़ नॉट पॉसिबल। तो मतलब यह है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक। देखें 0 इक्वल टू -91 पॉसिबल केस है ही नहीं। ठीक है। मुमकिन ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि सिस्टम क्या है, इनकन्सिस्टेंट है। तो इसको आपको इसके एक्सट्रीमास फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक और प्रॉब्लम देख लें। देखें ए बी की पार्टीशनिंग की हुई है। ठीक है। इसके ऊपर रो ऑपरेशन लगाकर इसको मैंने कन्वर्ट किया है एचलॉन फॉर्म में। ठीक है। एंड देन रिड्यूस एचलॉन फॉर्म में। तो देखें यहाँ पर ये बन गया x1 + x2 इज इक्वल टू 2। ठीक है। यहाँ से ज़ीरोज़, और x3 इज इक्वल टू 1। उसके बाद देखें x1 x2 एक जगह पर डिपेंड करें, तो या तो मैं x1 को कोई वेरिएबल असाइन करूँगी कांस्टेंट, या x2 को। तो मैंने यहाँ पर x2 को किया हुआ है k असाइन, तो x1 आ गया 2 - k, x2 इज इक्वल टू k, x3 इज इक्वल टू 1। तो सोल्यूशन कंटेन इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ठीक है। सिस्टम कंटेन इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, डिपेंड करते हैं वैल्यूज़ के ऊपर। ठीक है। और अगेन देख लें ज़रा, इसके ऊपर भी रैंक दोनों का बराबर आ गया। ठीक है। रैंक ऑफ दिस मैट्रिक ए 2 है, और ऑगमेंटेड मैट्रिक का भी 2 है। ठीक है। दोनों का रैंक सेम आ गया। तो मतलब क्या है इसका इसका मतलब क्या है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, सिस्टम कंसिस्टेंट है, लेकिन इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है। ऐसा ही हुआ ना, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। डिपेंड करेगा के की वैल्यू, जो जितना आप के की वैल्यू देंगे उसके मुताबिक आंसर वेरी करता जाएगा। ठीक है। और देखिए यहाँ पर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू 2, जो कि लेस देन एम है। एम क्या था, नंबर ऑफ इक्वेशंस थी या नंबर ऑफ रोज है। ठीक है ना। तो सो सेटिस्फाइड दैट सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज़ इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। बहुत ही आसान टॉपिक था। ठीक है। इसकी प्रॉब्लम्स आप करेंगी। ठीक है। प्रॉब्लम करने के बाद आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा, और चैप्टर यहाँ पर हो गया मुकम्मल। ठीक है। अच्छा, और इसकी प्रॉब्लम्स मैंने ये दिखाई हुई हैं, ये आप कीजिएगा खुद हल। ठीक है ना। और ये है कि कोई अगर प्रॉब्लम हो दैन आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह पहले तो मसला नहीं होगा। ठीक है ना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।